हेलो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के सेशन नंबर 2 यानी प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आज है सेशन नंबर 3 और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है। बात ऑब्वियस है कि वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स दैट वेरीज। ओके, बेसिकली यहाँ पे फोर्स वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट और विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये मान के चलिए, आप मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ऑलराइट, दिस बी द एक्स एक्सिस। फोर्स जो है कि पोजीशन के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि यहाँ पर एक पोजीशन है, सपोज करो x1 पोजीशन है, अगले पोजीशन में x2 पोजीशन में दोनों फोर्सेस चेंज हो रहे हैं। एंड फोर्स इन सच केस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है, सो हम किस तरीके से पेश करेंगे इसे बताइए। 1 डायमेंशनल यानी ओनली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन चेंज के साथ साथ फोर्स जैसे बदलेगा, इसको हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। सो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स दैट वेरीज विथ पोजीशन और एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, जैसे कि बच्चों फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट यानी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि फोर्स वेरीज विथ पोजीशन एज, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिखा है F = 2x + 6 और साइड में लिखा हुआ है SI यूनिट, मतलब फोर्स न्यूटन में है और एक्स कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन मीटर में है। ठीक उसी तरीके से कोई दूसरा फंक्शन है, फोर्स इज गिवन बाय A/B + 2x, जहाँ पर A और B कांस्टेंट। ऐसे आप जानते हो कि x के कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं। इट कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट कैन बी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी फंक्शन, कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं। तो कभी भी आप ये पाएंगे कि x कोऑर्डिनेट के साथ साथ फोर्स अगर बदल रहा है और फोर्स अगर x कोऑर्डिनेट यानी पोजीशन के साथ डिपेंडेंट है, तो उसे हम कह सकते हैं 1 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से बच्चों हम समझेंगे 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, फोर्स मस्ट हैव 2 कंपोनेंट्स along द कोऑर्डिनेट एक्सेस। वैसे तो हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, x, y और z। सपोज कीजिए बच्चों कि फोर्स के पास x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सपोज कीजिए x कंपोनेंट है fx i कैप, y कंपोनेंट है स्टूडेंट्स fy j कैप। ऑलराइट, ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि भाई फोर्स के पास x एंड z कंपोनेंट हो, तो इन सच केस हम लिख सकते हैं कि फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसके पास मान के चलो x कंपोनेंट है fx, तो fx इंटू आई कैप हम लिखेंगे, और z कंपोनेंट है स्टूडेंट्स मान के चलो fz, तो z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमें k लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि y एंड z कंपोनेंट है, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया है। इन दैट केस आप फोर्स को क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, देखो y कंपोनेंट है, j कैप लिखना चाहिए, और उसके बाद z कंपोनेंट है मतलब k कैप लिखना चाहिए। अब इन कंपोनेंट्स में से एक इम्पॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि दोनों कंपोनेंट्स अगर कांस्टेंट हो गए तो नहीं चलेगा, यानी दोनों में से कम एक जो है एटलीस्ट 1 मस्ट बी वेरिएबल। दोनों में से कम एक वेरिएबल होना ज़रूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज करो कि एक फोर्स के पास x एंड y कंपोनेंट है, ऑलराइट, तो इस फोर्स को किसी ने एक्सप्रेस किया है, x कंपोनेंट इज गिवन एज 2x i कैप एंड y कंपोनेंट सपोज करो बच्चों y² j कैप। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये है कि जब xy प्लेन में डिफरेंट पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे, तो देखो x कोऑर्डिनेट पर x कंपोनेंट डिपेंडेंट है और जो y कंपोनेंट है वो y कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है। अगर कोई दूसरा लिखे कि ऐसे देखो, f इज गिवन बाई x³ i कैप, यानी x कंपोनेंट जो है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है और y कंपोनेंट जो है बच्चों वो मान के चलो 6 है, जो कि कांस्टेंट है, तो इसको भी आप वेरिएबल फोर्स ही कहेंगे, लेकिन ये 2 डायमेंशनल हो गया। ऑलराइट, ठीक उसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स के बारे में। 3 डायमेंशनल मतलब आप सभी जानते हो कि x, y और z तीनों कंपोनेंट उसके पास होना ज़रूरी है,
उनमें से कम एक का वेरिएबल होना ज़रूरी है, तब इसे हम वेरिएबल फोर्स का दर्जा देंगे। अदरवाइज अगर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स मान के चलो अगर कांस्टेंट हो गए, सपोज कीजिए बच्चों फोर्स में लिख रहा हूँ, फोर्स इज गिवन बाय, इस टाइप के सिचुएशन हमने प्रीवियस डिस्कशन में देखा था। सपोज करो 6i माइनस 4j एंड प्लस 5k, ये जो फोर्स है आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप और k कैप जो कि इसके x, y और z कंपोनेंट्स होते हैं, ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है। x कंपोनेंट क्या है बताओ 6 है, y कंपोनेंट -4 है और z कंपोनेंट 5 है। तो ये तो हो गया कांस्टेंट फोर्स, इसको आप वेरिएबल का दर्जा नहीं दे सकते हो। तो वेरिएबल कौन है बताओ, हो सकता है कि तीनों के तीनों वेरिएबल हो। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फोर्स मान के चलो ऐसे गिवन है, x कंपोनेंट है 2x i कैप, y कंपोनेंट है बच्चों सपोज करो y² j कैप और z कंपोनेंट है मान के चलिए 4 × z³ × k कैप। तो अब इसको हम कहेंगे ये वेरिएबल फोर्स है। कम से कम एक का वेरिएबल होना ज़रूरी है, और अगर तीनों कंपोनेंट्स है तो कंफर्म हो गया 3 डायमेंशनल। ओके, जिसके पास x, y और z तीनों कंपोनेंट्स है उसको हम कहेंगे 3 डायमेंशनल। बट वेरिएबल कब कहलाएगा बच्चों, तीनों के तीनों या तो वेरिएबल हो, कम 2 वेरिएबल हो, या कम से कम एक का वेरिएबल होना ज़रूरी है। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं कि फोर्स के बारे में तो हमने समझा कि 1 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स क्या है, 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स क्या है और 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स क्या है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं कि हाउ टू गेट वर्क डन, किस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे 1D, 2D और 3D वेरिएबल फोर्सेस के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे वर्क डन बाय 1 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। 1 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स क्या है समझ गए ना, इट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा x कोऑर्डिनेट पर। ओके बच्चों, सपोज करो Fx बी द फोर्स एट पोजिशन x। ठीक है, फॉर ए स्मॉल, अब बात ऑब्वियस है कि सपोज करो कि फोर्स गिवन जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है। सो इट इज़ ऑब्वियस टू से दैट, समझने वाली बात है कि अगर पोजीशन चेंज होगा तो फोर्स विल वेरी, है कि नहीं बच्चों। सो Fx बी ए फोर्स एट पोजीशन x। ओके, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पोजीशंस, सपोज करो x से लेके हम स्लाइटली पोजीशन को चेंज कर रहे हैं x + dx तक। ओके, सो पोजीशन इज गेटिंग चेंज्ड, बट जो चेंज है वो बहुत 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 ही छोटा है, इसे हम कहते हैं इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज। ओके बच्चों, सो इन सच केस इस छोटे से चेंज के दौरान, बहुत ही छोटे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स को आप कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हो। वैसे तो हम जानते हैं कि फोर्स चेंजेस विद पोजीशन x, लेकिन x में जो बदलाव है यानी जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है। वो कहाँ से कहाँ तक बदला बच्चों, x से लेकर x प्लस बहुत ही छोटा dx तक बदल गया। तो इस चेंज के दौरान आप फोर्स को मान के चलो कि x का बदलाव बहुत ही स्मॉल है, इसलिए फोर्स को हम एज्यूम करेंगे कांस्टेंट इंटरवल में। सो इस इंटरवल में बच्चों देखो स्मॉल वर्क डन जो है उसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। बात ऑब्वियस है कि फोर्स Fx हो गया और इंटू dx। ऑलराइट, यहाँ पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई फोर्स जो है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ओके, और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो भी x डायरेक्शन में ही है। सो देयरफॉर वर्क डन के लिए जब हम Fs cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा हो जाएगा 1, क्योंकि थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, है कि नहीं। सो देखो बच्चों dw तो आ गया, तो टोटल वर्क डन कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। टोटल वर्क डन हम पाते हैं जब हम इस dw को इंटीग्रेट करेंगे। dw का इंटीग्रेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फोर्स है x पोजीशन में इंटू dx। ओके, अब प्रॉपर लिमिट्स के बीच की कहाँ से कहाँ तक x1 से x2 तक मान के चलो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टोटल वर्क डन हम इसके तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखो जो भी फंक्शन ऑफ जो फोर्स को हम लिखते हैं, पेश करते हैं कि फंक्शन ऑफ x की तरह जो भी फंक्शन गिवन रहेगा इंटू dx, लिमिट्स होंगे इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच। तो इस डिफिनेट इंटीग्रल का जैसे हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें वर्क डन यहाँ से मिल सकते हैं। बहुत ही कूल मामला है। सेकंड केस देखते हैं। चलो ये पहले केस के बेस पर एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं कि फोर्स वेरी विद पोजीशन गिवन है। क्या फोर्स है बच्चों,
4x + 6 वेयर फोर्स इज इन न्यूटन एंड x इज इन मीटर, मतलब सब कुछ ऐसा ही में मामला है। अब हमें पूछा गया कि वर्क डन बाय द फोर्स इन द कोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ देखो, चेंज इन पोजीशन x = 1 से लेके x = 3 तक है, जबकि फोर्स ये मेंशन्ड है। ठीक है, इस फोर्स ने जो कि वेरिएबल है, पोजीशन के साथ बदल रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसने कितना वर्क किया है। ओके, तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमें पता है कि टोटल वर्क डन ढूंढने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन गिवन है, यानी 4x + 6, ठीक है, dx, लिमिट्स क्या है बताइए। इनिशियल लिमिट देखो, ये है इनिशियल लिमिट और ये है फाइनल लिमिट, 1 से 3 के बीच, 1 से लेके 3 के बीच। ओके, नाउ इंटीग्रल का नतीजा हो जाएगा 4 × x का क्या होगा, आप सभी जानते हो कि x dx का x² 2 होता है। तो बच्चों पहले पार्ट का हो जाएगा 2x² और सेकेंड पार्ट का होगा 6 × x। डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसमें आप पुट करेंगे 1 से लेके 3 के बीच। अब आप अपर और लोअर लिमिट्स को पुट कीजिए, 2 × यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3, ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट्स पुट करने के बाद, माइनस जो लोअर लिमिट्स पुट करेंगे 1 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, 2 × लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1। अब इसे आप इवेल्युएट कीजिए। देखो बच्चों, पहला पार्ट है कि 2 × 3 18 + 18, ये हो गया 36, फिर आप माइनस करोगे, ये हो गया 2, ये हो गया 6, 8। 36 - 8 कितना होगा, इट इज़ 28 SI यूनिट, सब कुछ SI में है, तो आंसर होगा 28 जूल। तो इस तरीके से आप एस्टिमेट करोगे। फिर बच्चों हम बात करते हैं कि वर्क डन बाई 2 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। 2 डायमेंशनल मतलब 2 कंपोनेंट्स होना ज़रूरी है, और दोनों में से या तो दोनों ही वेरिएबल हो या कम से कम एक वेरिएबल हो। ठीक है बच्चों, तो सपोज करो हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं। लेट अस टेक ए फोर्स, एक मान के चलो फोर्स है जो कि इस तरीके से गिवन है, Fx i प्लस Fy j। ऑलराइट, 1D में तो हमने क्या किया था, पोजीशन का चेंज लिया था। सपोज करो भाई x से लेके x + dx तक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई पोजीशन सपोज करो फ्रॉम पोजीशन r वेक्टर से लेकर हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं r + dr वेक्टर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि dr जो है, इट्स ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज ये फोर्स जो है x और y एक्सिस पर यानी डायरेक्शन में है, सो इस dr को स्टूडेंट्स आपको लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसका जो x कंपोनेंट है dx है इंटू i कैप और dy इंटू j कैप। तो देखो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये गिवन है फोर्स। ऑलराइट, अब आप एक काम करो, dw निकाल लो। dw कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, F.dr परफॉर्म करो। सो डॉट प्रोडक्ट निकालना आप सबको आता है, कोफिशिएंट ऑफ i कैप प्लस इनके प्रोडक्ट्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Fx इंटू dx प्लस Fy इंटू dy। सही है। नाउ टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे इस रिजल्ट को, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जो पहला कंपोनेंट गिवन रहेगा Fx dx प्लस Fy dy। अब आपको देखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है। सपोज करो बच्चों इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट जो गिवन है, या तो आपको x1 y1 कोऑर्डिनेट बताया जाएगा, ओके, या फिर ऐसे भी बताया जा सकता है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर ri वेक्टर जो है, जो कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप ऐसे गिवन हो सकता है। ठीक उसी तरीके से फाइनल पॉइंट जहाँ तक आप डिस्प्लेस कर रहे हो, या तो उसका कोऑर्डिनेट्स बताया जाएगा x2 y2, या फिर फाइनल पोजीशन का आपको वेक्टर बताया जाएगा कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप। दोनों ही बात एक ही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपरली पहचान कर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे अरेंज करेंगे लोअर लिमिट्स में, अपर लिमिट में x
फाइनल एंड वाई फाइनल। इसे आप प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाएगा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या है। ठीक उसी तरीके से सपोज कीजिए एक फोर्स है जिसके पास एक्स एंड वाई ना होकर एक्स एंड जेड कंपोनेंट्स है, एक्स एंड जेड कंपोनेंट्स हैं फोर्स के पास। यानी फोर्स कुछ आपको इस तरीके से गिवन है जैसे कि एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है आई कैप, वाई कंपोनेंट नहीं है और जेड कंपोनेंट है एफ जेड के कैप। ठीक है, इन सच के स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जो छोटा सा वेक्टर यानी इन्फिनिटली स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे उसमें भी आप लिखोगे कि इसके पास एक्स और जेड कंपोनेंट्स है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सपोज करो वाई एंड जेड कंपोनेंट है फोर्स के पास। ठीक है, एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। जैसे कि सपोज कीजिए फोर्स गिवन है स्टूडेंट्स वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। ओके, इस मामले में आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के पास दो कंपोनेंट्स मानेंगे कि डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। सो अकॉर्डिंगली आपको इंटीग्रल मिलेगा और इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स के बीच यानी कोऑर्डिनेट्स के बीच अगर आप इंटीग्रेट करोगे, इवैल्यूएट करोगे तो आपको वर्क डन मिल सकता है। चलिए उसी बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम ट्राई कर सकते हैं। बच्चों बताएगा कि वेरिएबल फोर्स गिवन है, देखो F इज गिवन बाई 2x आई कैप मतलब भाई x कंपोनेंट है एंड y इंटू जे कैप यानी दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। वेयर फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स वाई यानी कोऑर्डिनेट्स जो है वो मीटर में है। आप पूछेगा कि वर्क परफॉर्म बाय द फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताए गए हैं, वर्क डन हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देखो बहुत ही सिंपल है, आप वन स्टेप अहेड होके भी काम कर सकते हो। आपको पता है कि अल्टीमेटली डी आर लिखने के बाद और एफ डॉट डी आर करने के बाद आपको अल्टीमेटली मिलता क्या है, आपको डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन मिल जाता है एफ एक्स इंटू एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स लिखो प्लस एफ वाई क्या है बच्चों y इंटू डी वाई। डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वन स्टेप अहेड होके काम करो, इसे इंटीग्रेट करोगे नतीजा आएगा एक्स स्क्वायर, समझ गए, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब मुझे बताइए कि लोअर से लेके अपर लिमिट्स के बीच क्या क्या है, मतलब इनिशियल पॉइंट है 0 - 1 और फाइनल पॉइंट है स्टूडेंट्स 2 और 4। अब इसके वैल्यूज़ को पुट कीजिए। पहले अपर लिमिट्स में क्या पुट करोगे बताओ, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी ये हो जाएगा 8। माइनस में लोअर लिमिट में पुट करोगे 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 1/2। सही है ना। So students, we are getting 12 minus half. What is that? It is 11.5. It is 11.5 this much SI unit यानी जूल इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखो 11.5 जूल आंसर है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला क्वेश्चन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक्स और वाई में से ये कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना एक्स और वाई दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल है तो अचानक से किसी को आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे बुक्स में मैंने देखा है और बेसिकली IIT JEE का पुराने क्वेश्चन है। देखो बच्चों यूजुअली क्या होता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स को एक्स के टर्म्स में बताया जाता है और वाई कंपोनेंट को वाई के टर्म्स में, लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है। आप पढ़ो क्वेश्चन को, देखो ए पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू ए पॉइंट A0 एंड देन मूव पैरेलल टू द वाई एक्सिस टू रीच द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल से हमें मतलब होता है, इंटरमीडिएट से हमें मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि स्टार्टिंग तो यहाँ से हुआ है 0 0 वाले पॉइंट से, उसके बाद एक इंटरमीडिएट वाया एक इंटरमीडिएट पॉइंट है A0, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल डेस्टिनेशन तो AA है। ठीक है, और फोर्स किस तरीके से गिवन है, देखो फोर्स है समथिंग इंटू आई कैप एंड समथिंग इंटू जे कैप। वैसे समथिंग इंटू आई कैप में यूजुअली एक्स का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। यहाँ पर फोर्स जो है वो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यहाँ से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन को पहचानिए, ए और ए कोऑर्डिनेट है। और जो फोर्स गिवन है, फोर्स इज गिवन बाय
इट इज नॉट एक्स आई कैप, रैदर वाई आई कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। तो आप क्या करोगे, उसी तरीके से आगे बढ़ोगे, आप कहोगे डी डब्ल्यू का एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर आपको वर्क डन निकालना हो, आपको डी डब्ल्यू यानी इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई है। ठीक है, भूलना मत बच्चों, एक्स और वाई यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल है, इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रल में आप अचानक से y को बाहर नहीं निकाल सकते हो, ना ही सेकंड पार्ट में x को अचानक से बाहर निकाल सकते हो। प्रॉपरली वॉच करो, ये जो इंटीग्रल है ये डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई है। ठीक है, वैसे तो आप जानते हो कि d ऑफ एक्स वाई अगर हमें कोई पूछे तो हम क्या लिखते हैं, चेन प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x इंटू डी वाई प्लस y इंटू डी एक्स, है कि नहीं। और दूसरी बात है कि इंटीग्रल ऑफ d समथिंग का रिजल्ट क्या होता है, दैट थिंग प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर इस इंटीग्रल का रिजल्ट जो आने वाला है वो आने वाला है x इंटू वाई, और इसके लिमिट्स क्या है बच्चों, देखो 0 0 से लेकर हमें पहुँचना है a a तक। अब अपर और लोअर लिमिट्स पुट कीजिए, x और y में a और a का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, और लोअर लिमिट में 0 इंटू 0 तो 0। तो फाइनली इसका आंसर, सही आंसर है a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है a स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जब उनको ये मिल जाता है x डी वाई प्लस वाई डी एक्स, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में x को बाहर निकाल के इसको डी वाई कर लेते हैं, और दूसरे पार्ट में y को बाहर निकाल के इसको डी एक्स कर लेते हैं, फिर उस कहते हैं कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स यानी 2xy। तो ये जो अप्रोच है ये पूरी तरीके से बच्चों 100% ये गलत अप्रोच है, ये रॉन्ग अप्रोच है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर इस स्टेज से इस स्टेज तक आप देख सकते हो, यहाँ पे आप x को कैसे बाहर निकाल लिए और y को ये कैसे बाहर निकल गया, जबकि एक वेरिएबल है। ओके, तो ये काम आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सही काम क्या है, सही काम बच्चों ये है जो मैंने आपको करके बताया। ओके, अब देखो थर्ड केस, वर्क डन बाई 3 डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। 3 डायमेंशनल फोर्स कैसे पता चलेगा भाई, जिसके पास आई कैप, जे कैप और के कैप कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स होंगे। वेरिएबल कब कहलाएगा, कम से कम तीनों में से, बढ़िया है कि तीनों ही वेरिएबल हो, या कम से कम 2 वेरिएबल, लेकिन कम से कम भैया एक वेरिएबल होना ज़रूरी है, तब जाके ये कहलाएगा वेरिएबल फोर्स। तो स्टूडेंट्स बहुत कूल मामला है। सपोज करो कि फोर्स इस तरीके से गिवन है, एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है आई कैप, वाई कंपोनेंट एफ वाई है जे कैप, और जेड कंपोनेंट एफ जेड है के कैप। यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड तीनों में से तीनों कांस्टेंट होगा तो नहीं चलेगा भैया, कम से कम एक वेरिएबल रहने पर ही हम इसे वेरिएबल फोर्स कहेंगे। हालांकि आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों कोई कंपोनेंट्स हैं, 3D तो है फोर्स। इस मामले में आप क्या करोगे बच्चों, आप कहोगे कि लेट अस कंसीडर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। सो इस डी आर को आप लिखोगे, एक्स कंपोनेंट है डी एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी वाई, एंड द जेड कंपोनेंट इज डी जेड के कैप। उसके बाद आपको पता है क्या करना है, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको मिलने वाला है एफ डॉट डी आर। नतीजा आपको ये मिलेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इंटू डी वाई प्लस एफ वाई एफ जेड इंटू डी जेड, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस तरह के मामलों में आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में कुछ ऐसे बताया जाता है कि सपोज करो इनिशियल पॉइंट या तो आपको इस तरीके से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताया जाएगा कि x1, y1 और z1, यहाँ से लेकर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं फाइनल पॉइंट तक। कहाँ तक बच्चों, सपोज करो x2, y2 और z2 तक, या तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आपको बताया जाएगा या फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको इस तरीके से गिवन रहेगा भैया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो आप समझ जाना कि इनिशियल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 और z1 है। यहाँ से लेके फाइनल पॉइंट जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में बताएगा कि x2 i कैप प्लस
y2 j कैप प्लस z2 k कैप। मतलब वही है कि इनिशियल पॉइंट x1 y1 और z1 है और फाइनल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो वर्क डन निकालने के लिए बात ऑब्वियस है, हमें dw को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dw को इंटीग्रेट करेंगे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ जो भी एक्सप्रेशन निकला fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। यूजुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं, fx जो है fx इंटू डी है ना, तो fx जो होता है यूजुअली क्या होता है x का फंक्शन गिवन और y इज यूजुअली गिवन एज भाई fy जो है y का फंक्शन और fz जो है z का फंक्शन। तो ये बहुत टिपिकल नहीं होता कभी भी। अब आप क्या करोगे, इनिशियल x1 y1 और z1 से लेकर फाइनल तक बच्चों कहाँ तक x2 y2 और z2 तक इस इवेल्युएट करोगे इंटीग्रल को, तो आपको वर्क डन बड़े आराम से मिल सकता है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हमें बताया गया कि वेरिएबल फोर्स है, बढ़िया है। फोर्स क्या गिवन है, 6x² i कैप 2y j कैप माइनस 8z k कैप ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से लेकर एक फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम निपटाने की कोशिश करते हैं। चलो डायरेक्टली वन स्टेप अहेड ही काम करते हैं। हमें पता है अल्टीमेटली हमें इवेल्युएट करना है fx dx। तो fx कौन है, देखो i कैप कोफिशिएंट के साथ 6x² dx। fy कौन है बच्चों, 2y, तो लिखो 2y dy। fz कौन है, -8z dz। सही है, इसे इवेल्युएट करना है। तो नतीजा आ रहा है देखो 6 बाहर और x² dx का आप सबको पता है x³/3, तो ये हो जाएगा 2x³। सही है ना, प्लस बताइए ये आ जाएगा y², ये आ जाएगा माइनस z dz का क्या होगा, z²/2 माइनस 4z²। ठीक है, लोअर लिमिट से बच्चों देखो 0 0 और 0, तो इससे मज़ा आ जाता है क्योंकि भाई लोअर लिमिट पुट करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। अब अपर लिमिट्स हैं कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 2 से 2 फाइनल 1 1 -2 यहाँ तक। तो एक काम करो, पहले अपर लिमिट्स पुट करो। लोअर लिमिट वैसे पुट भी करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो खुश हो जाओ अभी से। 2 इंटू अपर लिमिट x का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना है -2 का स्क्वायर। सही है, ये तो मैंने पुट कर लिया अपर लिमिट। अब लोअर में पुट करूंगा तो बच्चों तीनों पार्ट्स के क्या मिलेंगे आपको, 0 0 और 0 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि x y और z तीनों ही 0 है इनिशियल पॉइंट के। तो देखो यहाँ पे इवेल्युएट करो, 2 इंटू 8 कितना है बताओ 16, उसके बाद 1 रह गया और यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या है बताओ, 4 इंटू 4 16। तो अल्टीमेटली बचा हमारे पास 1। सब कुछ एसआई में है तो हम लिखेंगे 1 यूनिट या 1 जूल। ओके, तो यहाँ पे अगर सब कुछ एसआई यूनिट में है तो कहेंगे हम नेट वर्क डन जो हो गया बाय दिस वेरिएबल फोर्स, ये हो जाएगा 1। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ना चाहेंगे, देखो ये तो हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा है और इससे प्रीवियस सेशन में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ना चाहेंगे एफएक्स ग्राफ रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट।